बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब इन जनरल हमारी सिचुएशन ख़राब थी और एनर्जी के मामले में भी हमारी सिचुएशन बेहद ख़राब थी। इनफैक्ट इंडिया लैक्ड एक्सेस टू इनफ एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास में इनफ एनर्जी थी नहीं। सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि नॉर्मल अपने घरों पे उजाला करने के लिए लोग बहुत हैवीली डिपेंडेंट थे ऑयल लैम्प्स के ऊपर, लैंटर्न्स के ऊपर। इनफैक्ट लोग बहुत हैवीली डिपेंडेंट थे कैरोसिन के यूज़ के ऊपर। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरियस सरकारों ने वेरियस स्टेप्स लिए और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे कंट्री में एनर्जी सेक्टर में जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई, वो बेहतर हुई। और ये जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला बिकॉज ऑफ 3 A's इन दी एनर्जी सेक्टर। 3 A's के ऊपर काम किया गया। कौन कौन से 3 A's के ऊपर काम किया गया? पहला, अवेलेबिलिटी। वेरियस सरकारों ने वेरियस स्टेप्स लिए एनर्जी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो, उसके लिए भी कामकाज किया गया। और तीसरा, अफोर्डेबिलिटी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब जितनी भी थोड़ी बहुत एनर्जी हमारे पास में थी वो बेहद कॉस्टली थी। इस एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए सरकारों ने वेरियस कामकाज किया। और इन 3 A's का नतीजा ये है कि आज की डेट में एनर्जी सेक्टर में जो हमारी ओवरऑल सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, वो बेहतर हुई है। इनफैक्ट इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो क्या कहता है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है बाय 7.2%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है बाय 7.2%। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो आज की डेट में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कितनी है? 456 गीगावाट। कितनी है? 456 गीगावाट। दिसंबर 2024 तक हमारे कंट्री की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है बाय 15.8%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है बाय 15.8%। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो आज की डेट में हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 209 गीगावाट। कितनी है? लगभग 209 गीगावाट। ये डेटा क्या दिखाता है? ये डेटा दिखाता है कि एनर्जी सेक्टर में हमने बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव तो किया है लेकिन अभी भी चैलेंज है। चैलेंज क्या है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम डेवलप भी कर रहे हैं और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा तो जो ओवरऑल डिमांड है एनर्जी की वो बढ़ेगी या घटेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। मतलब ये जो एनर्जी सेक्टर है यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और पावर सेक्टर जो होता है वो इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। बिकॉज जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितना भी कामकाज चल रहा है, सब में पावर की ज़रूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब सोच के देखो, एक दिन लाइट चली जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो पावर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये सेक्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और हमें ज़रूरत है कि हम लगातार इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स करते रहें ताकि जो हमारी डिमांड है उसको मीट कर पाएँ, उसको मैच कर पाएँ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में बैठना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया के बारे में। और जब बात होती है सोर्सेज के बारे में तो सोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? एक होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। एक होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें आती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। बेसिकली जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं वो सब किस में आ रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आ रहे हैं। और दूसरे होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन से? कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल वगैरह है। और दूसरे नॉन कमर्शियल सोर्सेज। नॉन कमर्शियल सोर्सेज जैसे फायरवुड है, काऊ डंग है, स्ट्रॉ वगैरह है। ये कमर्शियल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल सोर्सेज के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 2023 में सरकार लेकर आई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान।
2023 में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को लाया गया और इस प्लान के तहत क्या कहा गया कि 2031-32 तक 2031-32 तक हमें हमारे कंट्री की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेके जाना है 9,422 मेगावाट तक। कितने तक लेके जाना है? 9,422 मेगावाट तक लेके जाना है। और इस 9,422 मेगावाट में से लगभग 6,15,000 मेगावाट जो है वो कार्बन फ्री होनी चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ऑफ 2023 में क्या कहा गया कि 2031-32 तक हमें हमारे कंट्री की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेके जाना है 9,422 मेगावाट तक। और इस 9,422 मेगावाट में से लगभग 6,15,000 मेगावाट जो है वो कार्बन फ्री होनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन में ये कहा जा रहा है कि जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, टोटल कैपेसिटी होगी, उसमें से लगभग 29% शेयर होगा कोल का, लिग्नाइट का। जो बड़ी बात है वो क्या है कि कहा जा रहा है कि 40% शेयर जो है वो सोलर एनर्जी का होना चाहिए और 13% शेयर जो है वो विंड एनर्जी का होना चाहिए। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खूब बढ़ चढ़ के सरकार फोकस कर रही है। और अगर ये हम अचीव कर पाते हैं तो फिर हमने सिग्निफिकेंटली चीज़ों को इम्प्रूव किया है। बिकॉज कोल जो है वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। कोल जो है वो लिमिटेड है, लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी नहीं करते हैं और अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर आप सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को टैप कर सकते हो तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अब बात आती है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर के बारे में। सबसे पहले बात की गई है कोल के बारे में। कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉसिल फ्यूल कौन सा है? कोल है। और कोल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है थर्मल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। कोल फॉर्म कैसे होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। होपफुली ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट है। कोल कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इंडिया में जो कोल मिलता है वो मेनली 2 जियोलॉजिकल सीरीज में अकर होता है। कौन कौन सी सीरीजेस? एक हमारे यहाँ पे मिलता है गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल वो वाला कोल है जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। ज़्यादातर हमारे कंट्री में गोंडवाना कोल मिलता है। गोंडवाना कोल वो वाला कोल है जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। और ये गोंडवाना कोल हमारे कंट्री में कहाँ मिलता है? दामोदर वैली में। वेस्ट बंगाल, झारखंड की जो दामोदर वैली है, दामोदर वैली इज़ द मेजर सोर्स ऑफ गोंडवाना कोल। कोल फील्ड की अगर बात करें तो झरिया कोल फील्ड है जो कि लार्जेस्ट कोल फील्ड है हमारे कंट्री का। बोकारो है, रानीगंज है। झरिया, बोकारो दोनों कहाँ पर हैं? झारखंड में है। और रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वारदा वैली के अंदर भी गोंडवाना कोल देखने को मिलता है। पहला है गोंडवाना कोल जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। और दूसरा हमारे कंट्री में मिलता है टर्शरी कोल। ये जो टर्शरी कोल है ये लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ। और ये जो टर्शरी कोल है ये ज़्यादातर मिलता है हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कहाँ पे? मेघालय में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, ये आपने एनवायरनमेंट में पढ़ी होंगी। इनको ढंग से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोल की अगर बात करें तो 4 टाइप के कोल होते हैं प्राइमरीली। एक होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। दूसरा होता है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस इंडिया में ज़्यादातर लगभग 80% जो है वो यही बिट्यूमिनस कोल है। तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। पीट जो है वो सबसे खराब क्वालिटी का कोल होता है। इसकी बातचीत किताब में नहीं की गई है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स में क्या पता कहीं काम आ जाए, तो इसको दिमाग में रखो। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट है। और सबसे खराब क्वालिटी का कोल कौन सा है? पीट है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोल मिलता है? बिट्यूमिनस कोल मिलता है। कोल की बातचीत होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद है पेट्रोलियम। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है वो बनता है लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन से। किससे बनता है? लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन से। लेकिन इसमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, कलर हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है। ये जो पेट्रोलियम है इट इज़ असेंशियल फॉर इंटरनल कंबक्शन इंजन्स। ये जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, कंबक्शन इंजन्स हैं, इन सब में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है। और पेट्रोलियम जो है उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री में,
फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री में, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, लुब्रिकेंट्स वगैरह के लिए, वैक्स वगैरह के लिए, तो पेट्रोलियम जो है उसको वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और फिर तीसरा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के मामले में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है। इस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया 1984 में। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1984 में। और इसका काम है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना, मार्केट करना। नेचुरल गैस जो है वो सभी ऑयल फील्ड्स में मिलती है। जहाँ भी ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे साथ में नेचुरल गैस भी मिल जाती है। देखो ये एनसीईआरटी का एक मैप है। इसमें कोल माइंस को दिखाया गया, कोल फील्ड्स को दिखाया गया, जैसे ये रहा बोकारो, ये रहा झरिया, ये रहा रानीगंज। इसके अलावा तालचेर उड़ीसा जो है ये भी कोल फील्ड है। फिर इसके अलावा सिंगरौली मध्य प्रदेश में, कोरबा है। फिर इधर अगर आप देखोगे तो नेवेली तमिलनाडु में, ये सारे कोल फील्ड्स हैं। इसमें ये भी दिखाया गया, ये देखो बसीन है, मुंबई हाई है, इधर आंकलेश्वर है। ये सब क्या है? ये पेट्रोलियम वाली जगह हैं जहाँ पे नेचुरल गैस मिल जाती है, वो सारी जगह हैं। तो इस मैप को थोड़ा सा दिमाग में रखना, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसको ब्रीफली आराम से पॉज करो और इस मैप में जितनी सारी जगह दे रखी हैं और यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को दिमाग में बिठाओ। अच्छा, ये बात हो गई कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। फिर बात आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है? अच्छा, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी बुलाया जाता है। सबसे पहला कौन सा है? सोलर एनर्जी। देखो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है और ट्रॉपिकल कंट्री है तो सोलर एनर्जी का इनॉर्मस पोटेंशियल है। ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो सन की एनर्जी है, इसको दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सोलर थर्मल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली सन की जो हीट है उसको यूज़ किया जाए फूड को कुक करने के लिए, उसको यूज़ किया जाए आइटम्स को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए, उसको यूज़ किया जाए वाटर को गर्म करने के लिए, एयर को गर्म करने के लिए। तो एक कैसा यूज़ है? सोलर थर्मल के तौर पे सन की एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा सोलर इलेक्ट्रिक के लिए, फोटोवोल्टिक के लिए। बेसिकली फोटोवोल्टिक जो है वो सन की हीट को, सन की एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे कन्वर्ट करके यूज़ किया जा सकता है जिसको बोलते हैं सोलर इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टिक। और दूसरा सन की एनर्जी को फूड को कुक करने के लिए, आइटम्स को ड्राई करने के लिए, हॉट वाटर, एयर वगैरह को जनरेट करने के लिए सोलर थर्मल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। देखो सोलर एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी है बिकॉज अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पोटेंशियल की तो कोई कमी है ही नहीं। और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करती है। तो सोलर एनर्जी पे एक्सेसिवली फोकस किया भी जा रहा है और करने की ज़रूरत भी है। अच्छा, एक चलाई गई वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, इसको अनाउंस किया गया COP25 में, जो कि हुई थी 2021 में। और इंडिया और यूके ने अग्री किया कि इंडिया की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और यूके की जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, वो दोनों मिलके काम करेंगे सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को टैप करने के लिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके तहत इंडिया और यूके ने अग्री किया कि इंडिया की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और यूके का जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, वो दोनों मिलके काम करेंगे सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को टैप करने के लिए। इस साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूज़ में रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज़ में क्यों रहा है? बिकॉज आर्मेनिया जो है उसने रिसेंटली पिछले साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया एंड इट बिकेम दी 104th कंट्री टू ज्वाइन दी ISA। तो करंट अफेयर्स के तौर पर इसको याद रख लेना कि आर्मेनिया जो है वो 104वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था। आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं? 104 कंट्रीज मेंबर्स हैं। एलिजिबल कौन कौन है? सभी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इसको ध्यान रखना, एलिजिबल कौन कौन है? जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो एलिजिबल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, इंडिया। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसका एम क्या है? इसका एम है टू वर्क फॉर एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को टैप करने के लिए काम करती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, करंट अफेयर्स के टर्म्स में अगर बात करोगे तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टारगेट्स हैं, 1000 वाला टारगेट है एक, तो इसको थोड़ा ढंग से देख लेना बिकॉज आर्मेनिया ने पिछले ही साल इसको ज्वाइन किया है तो थोड़ा बहुत न्यूज़ में ही रहा है।
फिर एक नेशनल सोलर मिशन है। ये जो नेशनल सोलर मिशन है इसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी बुलाया जाता है। और ये जो नेशनल सोलर मिशन है ये जॉइंट एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट्स का टू प्रमोट सोलर पावर थ्रू आउट द कंट्री। इसका एम क्या था? इसका एम था 100 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी को डेवलप करना है बाय 2022। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है। छोड़ने का रीज़न ये है कि इसके जो टारगेट्स थे वो 2022 तक के थे, तो ये पुराने हो गए। बस हाँ, बेसिक तौर पे याद रखो कि नेशनल सोलर मिशन जो है वो जॉइंट एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट्स का इंडिया में सोलर पावर को डेवलप करने के लिए। और इसका एम क्या था कि 100 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी को डेवलप करना है बाय 2022। इंडिया का पहला बैटरी स्टोरेज एंड सोलर पावर बेस्ड सूर्यग्राम कौन सा है? मोदेरा इन गुजरात। इंडिया का पहला सूर्यग्राम कौन सा है? मोदेरा है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। बेसिक तौर पर इन चीज़ों को याद रखना। फिर बात आती है विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी में क्या होता है? विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो लंबे चौड़े टर्बाइंस लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं, और जो ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं, तो जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इंडिया में विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत हाई है। कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल जो पोटेंशियल है हमारा वो लगभग 200 गीगावाट का है। कितना है? 200 गीगावाट का है। और करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कितनी है? सिर्फ 48.16 गीगावाट है। विंड एनर्जी के मामले में पोटेंशियल हमारा लगभग कितना है? 200 गीगावाट। और लगभग से मेरा मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेटेड इतना है। और करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कितनी है? सिर्फ 48 गीगावाट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 2-3% के आसपास है। मतलब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं, विंड एनर्जी के पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ये जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है इसके स्लो डेवलपमेंट के पीछे रीजंस क्या हैं? हम देख रहे हैं ना कि हमारी जो करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सिर्फ 2-3% के आसपास है। इस स्लो डेवलपमेंट के पीछे रीजंस क्या हैं? एक चीज़ और दिमाग में रखना कि जब आप रीजंस की बात करोगे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रीजंस आपको अलग दिखेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजंस के बारे में। क्या क्या रीजंस हैं? ट्रांजिशन फ्रॉम फीड इन टैरिफ्स टू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये जो विंड एनर्जी का सेक्टर है इसमें पहले फीड इन टैरिफ्स का सिस्टम चलता था। और फीड इन टैरिफ्स का सिस्टम क्या कहता था? बेसिकली गवर्नमेंट ये बोलती थी विंड एनर्जी के प्रोड्यूसर्स को कि आपको जो रेट मिलेगी वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी। एक तरीके से सरकार इंश्योर करती थी कि जो विंड एनर्जी के प्रोड्यूसर्स हैं उनको घाटा ना हो। लेकिन अब चलता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग का सिस्टम। और कॉम्पिटिटिव बिडिंग हमें समझ में आती है। होगा क्या? 4-5 प्लेयर्स होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में बिड कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा रहे होंगे। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बोली लगाओगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस होगी। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इस कॉम्पिटिटिव बिडिंग के सिस्टम में वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। अब सोच के देखो, कोई भी प्रोड्यूसर है अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई दिखाई देगी तो प्रोड्यूसर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा या पार्टिसिपेट नहीं करेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, कम पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन सरकार की भी लिमिटेशंस हैं। सरकार को ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग का सिस्टम लाना पड़ा। तो जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग का सिस्टम है इसने भी थोड़ा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है विंड एनर्जी के पोटेंशियल को। दूसरा, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली चले जाते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के पास में। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास में चले जाते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज बिडिंग का सिस्टम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं ये बिडिंग तो कर देते हैं तगड़ी, पैसा बोल देते हैं खूब तगड़ा, प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, फिर बाद में कोई और दिक्कत आ जाएगी, और जो प्रोजेक्ट होता है उसको इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए खींचते रहेंगे, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैक ऑफ कर जाते हैं और बाद में छोड़ के ही चले जाते हैं प्रोजेक्ट को, और ये अपने आप में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है उसको टाइमली फैशन में इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं हम, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर शिफ्ट फ्रॉम हायर रेट्स टू कॉम्पिटिटिव रेट्स। अब प्रोड्यूसर्स कई सारे हैं तो अब मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली नहीं है तो आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स देनी पड़ेंगी। जो सस्ते दर पे बेचेगा उसकी विंड एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी को खरीदा जाएगा, अदरवाइज बैठे रहो अपने घर पे। और ये फॉलोइंग रीजंस हैं जिनकी वजह से विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है उसको बहुत स्लोली डेवलप किया जा रहा है। सॉल्यूशंस क्या हैं
कि जितने भी ओल्ड टर्बाइन्स हैं उनको रीपावर करो, उनको रिसाइकल करो, उनको मॉडर्नाइज करो। जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे प्रोड्यूसर्स जो हैं बैक ऑफ कर गए हैं, डेवलपर्स जो हैं वो बैक ऑफ कर गए हैं, उन डेवलपर्स के ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाओ। जो परसिस्टेंट डिफॉल्टर्स हैं, जो हर बार डिफॉल्ट करते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करो। और जो हमारा ऑफशोर पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ऑनशोर ऑन दी लैंड हमारा जो पोटेंशियल है उसको तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ऑफशोर सी के अंदर जो हमारा पोटेंशियल है उसको भी हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये बहुत बेसिक सी बातचीत है, बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है वो कहाँ पर है? वो है चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ पर है? चेन्नई में है। फिर इसके बाद है टाइडल एनर्जी। ओशनिक टाइड्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। और ये जो हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, ये क्यों होती है? ये होती है सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ये जो हाई टाइड है, लो टाइड है, ओशनिक टाइड्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ोगे तो आप डिटेल में देखोगे कि टाइडल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है। हमारे कंट्री में गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात जो हैं, उनमें टाइडल एनर्जी का बहुत हैवी पोटेंशियल है। 3 टाइप की ओशन एनर्जी होती है। एक होती है वेव एनर्जी, एक होती है टाइडल एनर्जी और एक होती है ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का जो हमारा पोटेंशियल है वो है लगभग 12.5 गीगावाट, लेकिन ये हमारा एस्टिमेटेड पोटेंशियल है। ज़्यादा हो सकता है इससे भी और ज़्यादा होगा ही, बट हाँ अभी तक जो हम समझ पाए हैं वो क्या है कि टाइडल एनर्जी का जो हमारा पोटेंशियल है वो लगभग 13 गीगावाट का है और हमारा जो वेव एनर्जी का पोटेंशियल है वो लगभग कितना है? 42 गीगावाट का है। तो ये जो ओशन एनर्जी है इसको भी हमें टैप करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी के थ्रू भी हम हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। फिर है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटीरियल डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल से जो रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटीरियल डिराइव किया जाता है, इस मटीरियल से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बुलाया जाता है बायोमास एनर्जी। आम तौर पे आपने सुना होगा कि जो काउ डंग होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो प्लांट वेस्ट होता है, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीके किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ये जो डिकम्पोजिशन किया जाता है इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। इस बायोमास एनर्जी के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे फायरवुड है, वुड चिप्स वगैरह हैं। इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है वो कौन सी है? बायोमास एनर्जी है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जैसे कॉर्न है, शुगर केन है। शुगर केन को एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये कौन सी एनर्जी है? बायोमास एनर्जी है। बायोजेनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे फूड वेस्ट है, एनिमल मैन्योर है, ह्यूमन वेस्ट है। इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है वो कौन सी है? बायोमास एनर्जी है। बायोमास एनर्जी क्या होती है ये आपको पहले से भी पता होगा और बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को लाया गया और ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है इसने बायोफ्यूल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज में? एक बेसिक बायोफ्यूल्स जिनको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स भी बुलाया जाता है और दूसरे एडवांस्ड बायोफ्यूल्स। एडवांस्ड बायोफ्यूल्स को सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स भी बुलाया जाता है। अब ये बेसिक बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर सिंपल तौर पे देखें तो ये जो बेसिक बायोफ्यूल्स होते हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है क्रॉप्स को यूज़ करके। क्रॉप्स को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है बेसिक बायोफ्यूल्स को, और एडवांस्ड बायोफ्यूल्स को यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करके। एग्रीकल्चर के वेस्ट को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है एडवांस्ड बायोफ्यूल्स को। और क्योंकि बेसिक बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है क्रॉप्स के थ्रू, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का एक खतरा रहता है और इसलिए सरकार प्रमोट करती है एडवांस बायोफ्यूल्स को, बिकॉज ये जो एडवांस बायोफ्यूल्स हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चर के वेस्ट को यूज़ करके। और इसीलिए ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है इसमें बात की गई एडवांस्ड बायोफ्यूल्स के लिए इंसेंटिव्स की, वायबिलिटी गैप फंडिंग की। इनफैक्ट ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है इसने मोलेशियस को, मोलेशियस क्या होता है? शुगर केन का जो वेस्ट होता है, मोलेशियस को, शुगर बीट को, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स को और डैमेज्ड फूड ग्रेन्स को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने की परमिशन दे दी है। इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। और टारगेट क्या है? टारगेट है कि 20% ब्लेंडिंग हमें करनी है एथेनॉल की इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग करनी है हमें बायोडीजल की इन डीजल बाय 2030। 2030 तक
हमें 20% ब्लेंडिंग करनी है एथेनॉल की पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग करनी है बायोडीजल की डीजल में। अब ये ब्लेंडिंग क्या होती है, एथेनॉल क्या होता है, इस सब के बारे में आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे और थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक में पढ़ोगे। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। फिर एक है नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नाम से क्लियर है कि जो बायोगैस का प्लांट है उसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट कैसे करना है कि बायोगैस प्लांट से जो बायोगैस जनरेट होगी उसको यूज़ करना है एज फ्यूल, और जो स्लरी जनरेट होगी, स्लरी का मतलब होता है जो बायोगैस प्लांट का बायो प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट होता है, उस स्लरी को यूज़ किया जाएगा ऑर्गेनिक बायो मैन्योर के तौर पे। तो नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो बायोगैस प्लांट से बायोगैस जनरेट हो रही है उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करो, और जो स्लरी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ऑर्गेनिक बायो मैन्योर के तौर पे यूज़ करो। बहुत सिंपल। फिर इसके बाद बात आती है हाइड्रो एनर्जी के बारे में। जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है, उस वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। टरबाइंस लगाए जाते हैं, एक हाई एलिवेशन से पानी बह रहा होता है, पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, और उस टरबाइन की वजह से, उस घूमने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्मॉल हाइड्रो पावर जो होती है वो 3 तरीके की होती है। माइक्रो पावर अप टू 100 किलोवाट, मिनी पावर 101 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट के बीच में, और स्मॉल हाइड्रो पावर 2 मेगावाट से लेके 25 मेगावाट के बीच में। 3 कैटेगरीज, माइक्रो पावर अप टू 100 किलोवाट, मिनी पावर 101 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक, और स्मॉल हाइड्रो पावर 2 मेगावाट से लेके 25 मेगावाट के बीच में। फिर इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? देखो, अर्थ के सरफेस के अंदर खूब सारी हीट एनर्जी कैप्चर्ड है। हमें ये पता है कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो अर्थ के सरफेस के अंदर खूब सारी हीट एनर्जी कैप्चर्ड है। ये जो हीट एनर्जी है कभी कभी नेचुरली बाहर आती है और कभी कभी इसको आर्टिफिशियली बाहर निकाला जाता है, और इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये जो अर्थ के अंदर की हीट एनर्जी है इसी को बुलाया जाता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या बुलाया जाता है? जियोथर्मल एनर्जी। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, गीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ये जो गीजर्स होते हैं, ये क्या हैं? ये वो स्पॉट्स हैं जहाँ से अर्थ के इंटीरियर से हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और ये जो अर्थ के इंटीरियर की हीट एनर्जी है इसी को बुलाया जाता है जियोथर्मल एनर्जी। और इसके साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बातचीत खत्म हो गई। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनके बारे में बचपन से आप पढ़ रहे हो, बेसिक तौर पे इनको दिमाग में रखना। एक सवाल और है कि ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं इनके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट का बेनिफिट है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, वगैरह वगैरह, लेकिन इनके लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो हाई इनिशियल एक्सपेंसेस, जैसे सोलर पावर प्लांट आपको लगाना है या विंड प्लांट आपको लगाना है, उसको लगाने की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हाई इनिशियल एक्सपेंसेस। दूसरा, वेदर के ऊपर डिपेंडेंस। आपने सोलर प्लांट लगा तो लिया, आपने विंड प्लांट लगा तो लिया, लेकिन अगर विंड नहीं चली या किसी रीज़न की वजह से 2-4 दिन सूरज नहीं निकला तो आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो वेदर के ऊपर डिपेंडेंस है। तीसरा, इन जनरल जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम वगैरह है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं इनकी कैपेसिटी कम होती है। इसके अलावा स्टोरेज इनएफिशिएंसी, स्टोरेज इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। भाई, सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका एक पीक आवर होता है। दिन में जब आप सोलर एनर्जी देखोगे तो खूब प्रोड्यूस होगी, रात में बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगी। उस पीक आवर के दौरान आप उस एनर्जी को स्टोर कर पाओ, उसके लिए आपके पास में एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि इन जनरल लैकिंग है हमारी कंट्री में। और लास्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हालांकि ये इतना बड़ा लिमिटेशन है नहीं, बट हाँ, एक छोटा सा आर्गुमेंट दिया जा सकता है। जैसे अगर आप हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस करने के लिए डैम्स वगैरह बना रहे हो, तो वो जो डैम्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन में आप वाइल्ड लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हो, आप फॉरेस्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हो, तो ये छोटा सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, सबसे इजी सेशन है ये, बचपन से ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक तौर पे एक बार देखो, इनको दिमाग में रखो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।